हेलो लवली बडीज, वेलकम है आप सभी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट्स में अपनी राय में जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। थैंक यू गाइज। तो बढ़ते हैं अपनी न्यू वीडियो की तरफ। तो ये इस टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 11 है एंड आई सजेस्ट गाइज कि अगर आपने अभी तक इस टॉमी की बाकी एपिसोड्स को वॉच नहीं किया है तो पहले जाकर इस टॉमी की बाकी एपिसोड्स को जरूर वॉच कर लें। इन सभी एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मौजूद है। तो 11th एपिसोड की शुरुआत में जब अहानो के जी फेंग के पास से उठकर जाने से इसकी भी आंख खुल जाती है और अब जी फेंग की हालत काफी सुधर चुकी थी। अहानो इसको अपनी तरफ कंटिन्यूसली देखते पाकर इसको लगता है कि शायद जी फेंग को अहानो का इसके टेंट में जाना और इसके साथ यूं सोना इसको अच्छा नहीं लगा था। तो वो उससे बोलती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें सिक देखकर तुम्हारी हेल्प की थी। तो वो इससे थैंक्स बोलता है कि मुझे पता है तुमने मुझे कोल्ड में देखकर ये सब किया। अहानो के इससे बाहर मौसम ठंडा होने की वजह से अंदर जाने का बोलने पर वो इससे कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा आई बिलीव कि मैं ठीक ही रहूंगा। फिर वो अहानो को अपने करीब बैठने को बोलता है पर अहानो को थोड़ी दूर बैठे देखकर वो खांसने लगता है, जिसे देखकर अहानो फौरन से इसके करीब हो जाती है। वो इसका हाथ पकड़ लेता है कि देखा, जी फेंग को दूसरा तरीका भी बहुत अच्छे से आता है। दोनों के रात गए तक बातें करते रहने की वजह से अहानो की आंख जी फेंग के शोल्डर पर ही लग जाती है। फिर वो इससे ऊँगते देखकर और इसके टेंट से चौ के कान फाड़ते खराटे सुनकर इसे अपने टेंट में चलकर सोने को बोलता है, जिस पर वो इनकार कर देती है। तो वो इससे बोलता है कि तुम भी ना बहुत अजीब हो, तो क्या इससे थोड़ी देर पहले हम इकट्ठे नहीं सो रहे थे, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तो फिर ठीक है, अकेले जाकर सो जाओ, मैं चौ के साथ जाकर सो जाता हूँ। पर अहानो को चौ के ऊंचे ऊंचे खराटे सुनकर लगता है कि वो चौ के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, पहले ही वो बीमार है। तो वो उसके साथ टेंट में सोने के लिए जाने लगती है कि ठीक है, चौ के साथ सोने से तो तुम्हारे साथ सो जाना बेहतर है। मॉर्निंग में जीहान अपने प्लान के फेल होने पर मातम करती है क्योंकि ड्रंक होने की वजह से वो अहानो की फिश हंटिंग नहीं कर पाई थी। अहानो की मॉर्निंग में आंख खुलने पर इसे लगता है कि वो सो रहा है तो बेचारी इसके नैन नक्श की मेजरमेंट लेकर तारीफें कर रही होती है और इसकी सीधी खड़ी नाक की तारीफ करने के बाद जैसे ही बारी आती है लिप्स की और लिप्स को छूकर बोलती है कि इनका तो बस अपना ही फ्लेवर है। बेचारी मजे ही ले रही होती है कि वो आंखें खोलकर बोलता है और क्या क्या खूबसूरत है, जारी रखो। और बेचारी की सांसें गले में अटक जाती हैं और थूक निकलती हुई बोलती है कि गुड मॉर्निंग, मुझे लगता है मुझे अचानक प्यास लग रही है, मैं पानी देख कर आती हूँ। और वहाँ से भागकर निकलते ही सामने खड़े जिन बने चौ पर गुस्सा निकाल रही होती है। तो वो इससे जीहान की तरफ इशारा करता है, मुझे छोड़ो, मुझसे भी बड़ी बला तुम्हें चिमटने के लिए तुम्हारा वेट कर रही है। और जीहान इसको देखकर रोना शुरू हो जाती है कि तुम मेरे भाई के टेंट से निकले हो, मुझे ये मत कहना कि तुम दोनों साथ हो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अहानो की कोई भी एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले ही वहाँ से भागकर चली जाती है और चौ जैसे ही अहानो को उसके पीछे जाते हुए देखता है तो उसे रोक कर कहता है, तुमसे हैंडल नहीं होगा, मैं ही जाकर देखता हूँ, वैसे भी हमेशा ही तुम्हारे सारा मैस मैं ही तो साफ करता आया हूँ। और फिर अहानो टेंट से निकलते सारे मामले से बेखबर जी फेंग को जीहान के इन दोनों को मिसअंडरस्टैंड करने वाली बात बताती है। तो वो बोलता है कि जाने दो, जस्ट चिल करो बेबी, शायद ऐसे ही वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे, कुछ दिन रो धो कर चुप कर जाएगी। और इससे बुलाकर अपने फेस पर नोज और लिप्स की तरफ इशारा करके बोलता है कि और बताओ ना, क्या क्या खूबसूरत था। तो वो फौरन से देखकर बोलती है, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी ढूंढने जा रही हूँ। और इनके पानी ढूंढने के लिए जाते हुए इन पर कोई अटैक कर देता है और जी फेंग अहानो को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि तभी इसे लगता है कि शायद कोई अटैकर है। तो वो जैसे ही मुड़कर देखता है वहाँ पर चौ भी आ जाता है। वो काफी वंडर थे कि इनका पीछा करते हुए यहाँ माउंटेन तक आखिर कौन पहुँच गया है। पर जी फेंग इनको दोबारा से इन पर अटैक करने से रोक देता है कि नहीं, हम छुप कर देखेंगे। और जी फेंग इनके साथ मिलकर प्लान करता है कि वो इन पर दोबारा से अटैक नहीं करेगा, बल्कि चुपचाप खामोशी से इनकी हद देखेगा कि वो क्या क्या करते हैं और इनकी स्ट्रेटेजी को सारा समझने की कोशिश करेगा। जब वो बिल्कुल खुलकर इसके सामने आ जाएंगे तब वो इन पर अटैक करेगा और इनको खूब मजा चखाएगा। फिर वो इन दोनों को फौरन से यहाँ से अपना पैकअप करके वापस जाने के लिए बोलता है। और पैकअप करते हुए जी फेंग को अहानो की हेयर क्लिप वाली वो डिबिया उसके बिस्तर से मिलती है जो कि अहानो के सोते हुए
है ज़ीफेंग के बिस्तर पर ही गिर गई थी, जिसको वो खोलकर देख लेता है और इसमें इसके जैसा हेयर क्लिप देखकर वो हैरान रह जाता है। तो वो फौरन से अपनी पॉकेट में डालकर बाहर खड़ी पैकअप करती आनो के पास जाता है और इसे दिखाकर पूछता है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। आनो गुस्से से भरे सामने खड़े ज़ीफेंग से जान छुड़ाने के लिए इसे झूठ बोलती है कि जिस दिन मैंने तुम्हें लेटर लिखा था, इस दिन मैंने इसको खरीदा था ताकि तुम्हें मेरे लेटर पर विश्वास हो जाए कि ये इस यंतिंग सेवियर गर्ल ने ही तुम्हें लिखा है। फिर मैंने तुम्हें इसलिए साथ नहीं दिया कि मुझे लगा ये कुछ ज्यादा ओवर हो जाएगा और फिर तुमने मेरे झूठ को पकड़ लिया था। और ज़ीफेंग की सोच तो वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर आनो की खत्म हो रही थी। वो बोलते हैं अगर तुमने इसे रिसेंटली खरीदा है तो फिर ये इतना शाइनिंग और न्यू क्यों नहीं लग रहा है। इससे आनो की मनगढ़ंत स्टोरी पर जरा भर भी विश्वास नहीं आ रहा था। और फिर वो इससे बोलता है कि हमें एक साथ भाई बने एक माँ होने वाले हैं, जिसमें हमने काफी चीजें इकट्ठी देख ली हैं और दो भाइयों के बीच में कभी कोई सीक्रेट नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ सच है तो मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। बाकी तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी पर तो मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। तो आनो भी जब देखती है कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है और उसके पास बचने का कोई चारा नहीं है, तो उसे सच बताने के लिए मान जाती है। फिर वो इससे यंतिंग के बारे में पूछता है कि क्या वो इसके बारे में जानती है, तो इसे पता नहीं था। जिस पर वो बोलता है कि फिर ये हेयर पिन तुम्हारे पास कैसे है। तो वो इससे बताती है क्योंकि ये हेयर पिन मेरा है और मैंने ही तुम्हें डूबने से बचाया था। तो वो बोलता है कि क्या वाकई में तुम सच कह रहे हो। और वो बोलती है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें याद होगा कि मैंने माउंटेन पर भी तुम्हें कहा था कि मैंने चाइल्डहुड में किसी को डुबोने से बचाया था, तो वो तुम ही थे। और ज़ीफेंग भी काफी शाना था, बोलता है कि फिर तुमने मुझे इससे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। अगर तुम सब जानते थे तो मुझे सब कुछ गलत क्यों समझने दिया। और ज़ीफेंग से बोलता है कि अगर वाकई में तुम ही थे तो फिर जब मेरी आंख खुली थी तो मैंने अपने पास एक गर्ल को क्यों देखा था और वहाँ पर आते लोगों के मुंह से मैंने यंतिंग भी सुना था। तो आनो इससे बताती है कि शाओजिंग मुझे बचपन में बहुत चिढ़ाती थी मेरे कपड़ों को लेकर और मेरे गेटअप को लेकर। तो इस दिन हम लोग खेलते हुए फोटोज क्लिक कर रहे थे, जिसके लिए मैंने उसकी फ्रॉक पहन रखी थी और उसने फोटोज क्लिक करते हुए मेरे हेयर पर अपने क्लिप भी लगा दी है। तब मैंने तुम्हें डूबते हुए देखा तो बचाने चली गई और कुछ लोगों के वहाँ आने की आवाजें सुनकर भाग गई थी, जिस बीच में मेरी हेयर क्लिप वहीं पर गिर गई थी और इसलिए तुमने मुझे वहाँ पर नहीं बल्कि पीछे रह जाने वाली शाओजिंग को देखा था। और यंतिंग मेरा या शाओजिंग का नाम नहीं था बल्कि वहाँ पर आते लोगों में से किसी का नाम था। असल में ज़ीफेंग के होश में आने के बाद और आनो के पेरेंट्स के बुलाने पर वहाँ से भाग जाने पर पीछे रह जाने वाली शाओजिंग को ही उसने देखा था। तो उसे लगा था कि वही उसकी सेवियर गर्ल है, जिसकी वजह से ज़ीफेंग को आनो की बातों पर बिलीव करना मुश्किल हो रहा था। और आनो के एक्सप्लेन करने से उसे बिलीव आ जाता है और आनो की बातें सुनने के बाद उसे विश्वास आ जाता है कि आनो ही उसका सेवियर है। और आनो इससे बोलती है कि मुझे लगा कि ये इतना कुछ खास नहीं है और ऊपर से तुम अपनी लाइफ सेवियर को रीपे भी करना चाहते थे, जो कि मेरे रूल्स के खिलाफ है। तो मैंने ये बात तुमसे छुपाना ही सही समझा था और यही वजह है कि मैंने तुम्हें लेटर भी इसीलिए लिखा था ताकि तुम मुझे सच करना छोड़ दो और मेरे बारे में सोचना भी छोड़ दो। और इससे बोलती है कि मैंने तुम्हें ये सब सच बता दिया है, क्या अब तुम्हें मेरी बात का बिलीव हुआ है। और वो इसके पास जाकर थैंक्स बोलते हुए कहता है कि फाइनली मुझे तुम्हारे सामने थैंक्स बोलने का चांस मिल ही गया। आनो भी इसको इस पर बिलीव करने पर थैंक्स बोलते हुए कहती है, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे अपनी लाइफ सेवियर की तरह कभी ट्रीट नहीं करोगे, बल्कि पहले की तरह हम दोनों भाई ही रहेंगे। और वो मान जाता है। वो आनो को अपने पास रखी हेयर पिन भी वापस करते हुए बोलता है कि इसे तुम अपने पास रखो, हेयर कंप्लीट कर लो। और आनो इसको वापस करते हुए बोलती है कि नहीं, इनका मकसद अलग रहने में है। ये हम दोनों को हमारे फर्स्ट मीटअप की याद दिलाने के साथ साथ हमारे ब्रदरहुड के रिलेशनशिप के लिए भी कुछ करने की हमेशा याद दिलाएंगे। और ज़ीफेंग इसकी बात को अंडरस्टैंड करते हुए इसे दोबारा से अपने पास रख लेता है। फिर ज़ीफेंग आनो को इसके घर पर ड्रॉप करने जाता है तो इसे प्यास लगने पर आनो इसको अंदर आने देती है। तभी ज़ीफेंग की नजर वॉल पर खड़े कैलेंडर पर जाती है और स्पेशली 53 डेज लेफ्ट के वर्ड पर इसकी नजर अटक जाती है। जब वो इसको पलट कर देखने लगता है तो इसे नीचे लिखा नजर आता है, माई डॉटर वेलकम टू होम। और आनो भी भागी भागी इसके पास आ जाती है। तो वो इससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो आनो भी पीछे देखे बिना लंबी लंबी छोड़ते हुए बोलती है कि ये मेरी सिस्टर के लिए पेरेंट्स ने लिखा है, वो अब्रॉड रहती है ना, इसलिए तो वो इसको बहुत मिस कर रहे हैं और 53 डेज बाद वो घर वापस आने वाली है। और ज़ीफेंग इसकी तरफ मुड़ते हुए देखकर बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स तो उसे मिस कर रहे हैं, पर तुम्हारा क्या हाल है। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं भी उसे बहुत मिस कर रही हूँ, मैं भी उसका बहुत ईगरली वेट कर रही हूँ। तो ज़ीफेंग बोलता है कि अच्छा, तुम्हारी यंग सिस्टर भी है, मुझे पता नहीं था। तो इसी की तरह ज़ीफेंग को भी खूब मस्तियाँ सूझ रही थी। वो उसके करीब जाकर बोलता है
है, तुम्हारी सिस्टर जैसे ही आए मेरा भी जरा इंट्रोडक्शन करवा देना, अपने दोस्त भाई का भी जरा भला हो जाए, हो सकता है मेरा भी काम बन जाए। और अनु भी इसकी बात समझती हुई बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर, तुमसे ही तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाना है मुझे। फिर वो इसका रूम देखने अंदर चला जाता है। बेचारी रोकती भी रह जाती है मगर वो तो जाकर ही रहता है। और फिर इसके रूम में ब्रूसली की पोर्ट्रेट देखकर वो दोनों ब्रूसली खेलते खेलते इसकी नजर जहाँ भटक कर जाती है, अनु करंट की तरह ऊपर जाकर इनको छुपाने लगती है। और इनको छुपाते छुपाते वो दूसरा सामान दिखाकर बोलता है फिर इसके बारे में क्या ख्याल है। तो अनु इसके हाथ में देखकर बोलती है कि कसम से जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, देखो गलत मत समझना। पर ज़ीफेंग को लग रहा था कि ये सारे का सारा सैनिटरी सामान इसकी गर्लफ्रेंड का है और वो बहुत ही शाय है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को इससे छुपाता है। तो उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि यार कब अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, इतना छुपाते क्यों हो। तो अनु इनकार करती रह जाती है कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, भला मुझे छुपाने की क्या जरूरत थी, अगर होती तो मैं दिखा देता। फिर उसे फौरन से आइडिया आता है, तो बोलती है कि ये सारे का सारा सामान शाओजिंग का है, पता नहीं समझती ही नहीं है, हर बार मुझे ही अपना सामान लाने के लिए बोल देती है। मैं भी इनकार कर करके थक गया हूँ कि मुझे मत कहा करो, पर हर बार मुझे ही उसका सैनिटरी सामान लाना पड़ता है। और वो ऐसे ही सारे का सारा बिखरा कर मेरे रूम में चली जाती है। असल में तो अनु के पीरियड्स चल रहे थे, तो इसलिए इसके सारे का सारा सामान बाहर था। बेचारी कैंपिंग पर जाते हुए इन सभी चीजों को संभालना भूल जाती है। और फिर इसे क्या पता था कि ज़ीफेंग अचानक से टपक कर इसके रूम को देखने की विश करेगा, पर खैर कोई नहीं, मामला संभाल लेती है। और फिर यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।